तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 को, और ये है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। इस वाली वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को देखकर जरूर आए होंगे, ठीक है। तो अब है 4.1.4 कंडक्शन ऑफ हीट। बेटा अब हम लोग बात करेंगे ऊष्मा के चालन के बारे में, यानी कि ऊष्मा की गति के बारे में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम गति का मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट भी आप इसको बोल सकते हो। आइए जानते हैं कैसे। Have you ever observed the vessels used for cooking in the kitchen? बेटा क्या आप लोगों ने कभी रसोई में रखे हुए जो बर्तन होते हैं जिसमें आप खाना बनाते हो, उनको ध्यान से ऑब्जर्व किया है? You might have noticed that the vessels used for heating are made up of metals. वैसे तो आप लोगों के घरों में हर तरीके के बर्तन प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिक के, कांच के, है ना। लेकिन आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे कि जिन वस्तुओं में आप खाना बनाते हो वो आपके जो है ज्यादातर वो बर्तन आपके मेटल्स के बने होते हैं। Can you name some metals that are used for making cooking vessels? क्या आप लोग कुछ नाम बता सकते हो उन मेटल्स का जिनके बर्तन आप लोगों के घरों में उपस्थित है? Do you know why these metals are used for this purpose? क्या आप लोग जानते हो कि इन धातुओं का यूज इसके उपयोग के लिए क्यों किया जाता है? Let us find out. चलिए पता करते हैं। एक्टिविटी 4.3 Let us investigate। तो चलिए एक एक्टिविटी की मदद से थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, सावधानी आप लोगों को क्या रखना है? This activity must be performed under the supervision of your teacher or an adult. Be careful while handling hot water. बेटा इस एक्टिविटी को आपको अपने टीचर या फिर किसी बड़े के निर्देश में ही करनी है, ठीक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसमें गर्म पानी का यूज कर रहे हैं, तो वो आपको सावधानी से हैंडल करना है। करना क्या है आप लोगों को? सबसे पहले प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल। टेबल पर कांच का ग्लास रख लेना है। फिल इट विद हॉट वाटर, उसको गर्म पानी से भर लेना है। Take a metal spoon and a wooden spoon of almost the same size and thickness. अब आपको दो चम्मच लेनी है, ठीक है, एक आपको मेटल की लेनी है और एक आपको लकड़ी की लेनी है। ध्यान रखना है कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए और दोनों की जो मोटाई है वो भी सेम होनी चाहिए। Immerse both the spoons simultaneously into the hot water and leave them undisturbed for a few minutes. Immerse का मतलब होता है बेटा डुबाना। अब आपको दोनों चम्मचों को एक साथ गर्म पानी के अंदर डिप कर देना, डाल देना है, ठीक है, और कुछ मिनट्स के लिए उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देना, यानी आपको उनको छेड़ना नहीं है। आप फिगर के अंदर ध्यान से देख सकते हैं, ग्लास टम्बलर के अंदर हम लोगों ने हॉट वाटर लिया है और एक ही आपकी मेटल स्पून है और एक आपकी वुडन स्पून है, ठीक है, और दोनों को हमने डिप किया हुआ है पानी के अंदर। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। अब बेटा आपको ध्यान से ऊपर वाले पार्ट को टच करना है। ये वाला जो पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये वाले पार्ट को आपको टच करना है। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या आपको ऑब्जर्व आप लोग करेंगे। Some discussion points. अब कुछ विचार करने वाले बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट है which of the spoons get hotter? दोनों चम्मच में से कौन सी चम्मच ज्यादा गर्म होगी? And what does this experiment tell us about heat transfer along the two spoons? और जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं चम्मच वाला, इसमें हीट ट्रांसफर जो है वो क्या बताता है हम लोगों को, है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या समझा रहा है, आइए जानते हैं। You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon. बेटा आप नोटिस करोगे जब आप चम्मच पे हाथ लगाओगे ना तो आपको मेटल वाली चम्मच गरम लगेगी, वुडन वाली चम्मच गरम नहीं लगेगी। Even though both spoons are immersed in the water of the same temperature and for the same time. हालांकि हमने दोनों को सेम ही वाटर में डाला है और सेम देर के लिए डाला है। ऐसा नहीं है कि एक को हमने ज्यादा देर तक छोड़ा है, एक को हमने कम देर तक छोड़ा है। फिर ऐसे क्यों हुआ? This shows that the heat transfers through the metal spoon, making it hotter. In contrast, the wooden spoon transfers heat poorly. ये दिखाता है कि जो हीट का ट्रांसफर है वो धातु की चम्मच में जो है वो आसानी से हो रहा है, जिसकी वजह से उसने उसको गर्म बना दिया, जबकि लकड़ी की चम्मच के अंदर हीट का जो ट्रांसफर है बेटा वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अब एक बार इस पिक्चर पे आ जाइए। देखो बेटा आपको पता है पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब आप इस पानी को गर्म करेंगे तो क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब जब ये क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते रहते हैं, यानी नीचे वाली लेयर की हीट ऊपर देंगे, ऊपर वाली की ऊपर देंगे। इस तरीके से ये क्या करते हैं, जैसे ही जो मेटल के जो पार्टिकल्स इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, अब ये हीट का ट्रांसफर इनको करना शुरू कर देंगे। यहाँ से ट्रांसफर आगे होगा, फिर आगे होगा, फिर आगे होगा, ऐसे करके ट्रांसफर होता जाएगा, जिससे ये वाला पार्ट आपको गर्म लगने लगेगा। समझ आया आप लोगों को कॉन्सेप्ट? इन सच केसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन एंड मटेरियल्स दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। बेटा इस तरीके के केसेस के अंदर जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी पदार्थ के
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट का जो ट्रांसफर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा चालन। ठीक है, और जिन पदार्थों में से ये हीट का ट्रांसफर होता है उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? उन्हें बोला जाता है कंडक्टर्स, यानी कि चालक। Is it okay? Based on the observation, one can say that metals are good conductor of heat, whereas wood is a poor conductor of heat. अब जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो आपके धातु होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जबकि लकड़ी वगैरह जो होती है आपकी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कराती हूँ आप लोगों का। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़कर भी आए थे, है ना? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसमें हम लोगों ने आयरन, ठीक है, कॉपर, या बोल सकते हो, मैं जनरली यहाँ पे मेटल्स डाल देती हूँ। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, वहीं कहीं हम लोग पढ़कर आए थे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या क्या देखा था हम लोगों ने? वुड, रबर, प्लास्टिक। याद है ना सभी बच्चों को? इसी तरीके से बेटा आप बोलेंगे कि जो मेटल होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जैसे जिसमें आपका क्या क्या था? आपका आयरन हो सकता है, आपका कॉपर हो सकता है, और अगर मैं बात करूं बैड कंडक्टर की तो उसमें क्या होगा? आपका वुड हो सकता है। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया? नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड देयर हैंडल्स आर मेड विद वुड और अदर मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ज्यादातर जो बर्तन है वो आपके मेटल से क्यों बने होते हैं? क्योंकि मेटल को हमें पूरा गर्म करना होता है ना, जिसके अंदर हम खाना अच्छे से पका सके। ठीक है, तो अच्छे से हीट जो है पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो सके, इसलिए आपके जो बर्तन है वो मेटल से बने होते हैं। वहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो इनके जो हैंडल्स होते हैं वो आपके प्लास्टिक के, है ना, या वुड के, ऐसी चीजों के बने होते हैं। तो क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है, जिसकी वजह से वो गर्म नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से उनको पकड़ सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। बेटा इसके बारे में और अच्छे से आप लोग जानेंगे जो आपका चैप्टर आएगा हीट ट्रांसफर का। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की 4.1.5 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालन। हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर? बेटा क्या आप लोगों ने कभी बिजली वाले को पेचकस का उपयोग करते हुए देखा है? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट हैंडल्स? उनके जो हैंडल्स बने होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? You may have also noticed the electrician wearing rubber gloves and shoes while working. और आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं ये ज्यादातर या तो रबर के ग्लव्स पहन के रहते हैं या फिर जूते चप्पल डाल के रखते हैं जब ये काम कर रहे होते हैं। What can be the reason for this? इसका क्या कारण हो सकता है? अब देखो जरा यहाँ पे, ये जो इसका हैंडल बना हुआ है ये किस मटेरियल का बना है? क्या आप देखकर बता सकते हो? बताइए मुझे कमेंट करके। एक्टिविटी 4.4 लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट। तो चलिए अब कुछ डिजाइन करते हैं। डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक द टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। Repeat the same activity using the materials listed below and record your observations in table 4.2. बेटा अगर आपको याद होगा ना तो हम सर्किट वाले चैप्टर में यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सर्किट बनाना सीखा था, जिसमें हम पिन्स, है ना, या फिर मेटल्स की चीजें यूज कर रहे थे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। याद आ रहा है सभी बच्चों को? इसी तरीके से उस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे और हमें कुछ मटेरियल्स नीचे दिए गए हैं, अब हम उनका यूज करेंगे। तो आइए, यू मे कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करनी है, जैसे कि एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, कील, एक सल्फर का साइज, एक सल्फर पी साइज मतलब छोटा लेना, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, मटर जितना साइज का। एक कॉपर की वायर आपको लेनी है, कोयले का पीस लेना है, एक ड्राई वुड का पीस लेना है, पत्थर ले सकते हो, इरेजर लेनी है आपको जो रबर से बनी होती है, और साथ ही साथ आप एक नायलॉन की रस्सी का टुकड़ा ले सकते हो। Predict which of these could make the bulb of the tester glow and which could not. अब आपको ये अनुमान लगाना है कि इनमें से कौन सी चीजों से बल्ब जो है जलेगा, यानी इनमें से कौन सी चीजें आप अपने सर्किट में लगाओगे तो सर्किट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और जिसकी वजह से बल्ब जलेगा, और किन केसेस में बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ये देखिए टेबल 4.2, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का चालन जो है वो कैसे होता है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल।
बेटा जब आप लोग एल्युमिनियम फॉइल का पीस लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो बल्ब है बेटा वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ये होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर से आराम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जा रहा है और बल्ब आपका जो है वो ग्लो करेगा। इसी तरीके से आयरन नेल की अगर मैं बात करूं, तो आयरन नेल के केस में भी क्या होगा, आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। सेम है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर मैं बात करूं लंप ऑफ सल्फर, एक बार जरा देखो जरा, ये देखो इस तरीके का दिखता है आपका सल्फर, है ना, ये आपका सल्फर है। तो जब आप सल्फर के टुकड़े को ऐसे वायर के साथ कनेक्ट करके आप बल्ब जलाने लगोगे, तो क्या आपका बल्ब जलेगा? नहीं। तो यहां आप क्या बोलेंगे, बल्ब डज नॉट ग्लो। इससे क्या पता चलेगा, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसने बोला आपको जो आइटम्स कई सारे उसने दिए थे ना आपको, आपको उसमें से कोई एक आइटम का यूज करना है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक आइटम था, मुझे याद आ रहा है, वुड था, है ना, रबड़ था, और आप लोग कुछ भी ले सकते हो, है ना, कॉपर का एक वायर था। तो वुड के केस में क्या होगा बेटा, वुड के केस में भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इसका भी आप लॉजिक क्या देंगे, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सभी को समझ आया यहां तक? You might have observed that objects made of aluminium, iron and copper make the bulb glow, whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow. बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये तो आपके बल्ब को ग्लो करा रहे हैं, जबकि कुछ आपके आइटम्स जो है, जैसे आपका सल्फर है, कोल है, वुड है, स्टोन है, इरेजर है, ये आपके बल्ब को ग्लो नहीं करा सकते हैं। Do you see any pattern in the glowing of bulbs when using different materials in activity 4.4? तो क्या आप लोगों ने किस एक पैटर्न जो है वो आपने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 4.4 में? It is observed that all materials that make the bulbs glow are metal. आप देखोगे कि जितने भी मटेरियल हैं जो बल्ब ग्लो करा रहे हैं बेटा, वो सब क्या है, वो सब आपके धातु है, मेटल्स है। Materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductors of electricity. अभी मैं आप लोगों को बताकर आई हूँ, वो पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर जाती है, प्रवाहित हो जाती है, वो क्या होते हैं आपके बेटा, वो आपके होते हैं विद्युत के सुचालक। ठीक है, गुड कंडक्टर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे विद्युत के सुचालक। ठीक है, इन कंट्रास्ट, materials that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are called poor conductors of electricity. जबकि वो मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और बल्ब जो है आपका वो ग्लो नहीं करेगा, वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके कहलाएंगे विद्युत के कुचालक। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? So now we can understand that the plastic covering on a screwdriver and rubber gloves protect the electrician from electric shock. अब हम लोगों को समझ आया कि जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है स्क्रू ड्राइवर पे, या फिर जो रबर के ग्लव्स आपके इलेक्ट्रिशियन पहनते हैं, है ना, रबर की चप्पलें जो हम लोग पहनते हैं जब हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तो ये क्या करती है बेटा, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। बिकॉज दिस मटेरियल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि ये सब क्या है, ये सब विद्युत के कुचालक है, यानी कि पुअर कंडक्टर्स है। We learned that metals are generally hard, lustrous, malleable, ductile and good conductors of heat and electricity. Now let us learn how metals behave in presence of air and water. बच्चे हम लोगों ने मेटल से कई सारी प्रॉपर्टी सीखी है ना। पार्ट 1 में आप लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीखी है? हमने सीखा था कि मेटल जो है वो आपका हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है यानी कि चमक दिखाता है, मेलेबल होता है यानी कि आप उसको पीट कर पतली चादर में कन्वर्टेड कर सकते हो, डक्टाइल होता है आप उससे तार बना सकते हो। अब हमने 2 प्रॉपर्टीज और पढ़ी हैं कि बेटा आपके जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, 4.2 इफेक्ट्स ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। आयरन। अब हम लोग जानेंगे कि मेटल के ऊपर हवा और पानी का क्या इफेक्ट पड़ता है। और सबसे पहले हम लोग मेटल में बात करेंगे किसकी बेटा,
आयरन की। You would have often noticed that iron objects develop brown deposits when left in the open for a few days. आप देखोगे कि जब आप आयरन की किसी वस्तु को खुले में छोड़ देते हो कुछ दिन के लिए, तो उसके ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन कलर की डिपॉजिट आ जाता है। In which conditions would an iron object develop brown deposits? आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से या किन कंडीशंस के रिगार्डिंग जो है वो ब्राउन डिपॉजिट उसके ऊपर कलेक्ट होता है? फर्स्ट, when it comes into contact with dry air only, कि ये तब होता है जब आपका जो आयरन है वो हवा की कांटेक्ट में आता है। सेकेंड, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर ओनली, क्या तब आएगा जब वो सिर्फ पानी की कांटेक्ट में आएगा। ये थर्ड, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर, या फिर ये तब होगा जब पानी और हवा दोनों की कांटेक्ट में आपका जो लोहा है वो आए। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक एक्टिविटी यानी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्टिविटी 4.5 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं फटाफट से। सावधानी क्या रखनी है? बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स। सावधानी से आप लोगों को, या आप बोल सकते हो कीलों को आपको ध्यान से यूज करना है क्योंकि वो शार्प होती है ना। अब करना क्या है? सबसे पहले टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। आपको कुछ नई आयरन नेल्स ले लेनी है। इफ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स, मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट्स from their surface by scrubbing them with the help of a small piece of sandpaper. अगर बच्चे आप पुरानी कील ले रहे हो ना, तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सैंडपेपर की हेल्प से उनको अच्छे से साफ कर लेना है। उसके ऊपर सैंडपेपर आप रगड़ोगे ना, तो जो ब्राउन डिपॉजिट है वो हट जाएगी। आप बोलेंगे मैम सैंडपेपर क्या होता है ना? तो ये देखो, ये जो ये फिगर आप लोगों को नजर आ रही है ना, अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये तो ग्लिटर पेपर जैसा लग रहा है ना? बच्चे, ये ग्लिटर पेपर नहीं है, ये सैंडपेपर होता है। इस तरीके से ब्राउन और ये थोड़ा लाइट कलर में होता है, ठीक है। अच्छा, ये करता क्या है, ये कैसा होता है? इसका जो अपीयरेंस होता है ना, बहुत ज्यादा रफ होता है। अगर गलती से आपका हाथ इसके ऊपर घिसट जाए तो आपके ऊपर आपके हाथ पर स्क्रैचेस आ सकते हैं, ठीक है, और जलन हो सकती है। तो इसका यूज करते वक्त भी ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है? टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स विद टाइट फिटिंग कैप्स और स्टॉपर्स, लेबल देम A, B and C। आप लोगों को 3 या तो कांच की बोतल ले लो या फिर टेस्ट ट्यूब ले लो। बस ध्यान रखना कि उनके ढक्कन होने चाहिए, स्टॉपर होना चाहिए, ठीक है, और उनको A, B, C मार्क कर दो। टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड। अब हर एक कील के ऊपर एक धागा बांध दो। प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन ग्लास बॉटल A। अब जरा ध्यान से फिगर के अंदर आप लोग देखते जाना, मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। ये ग्लास बॉटल है, इसके अंदर हमने कुछ सिलिका जेल डाला और फिर हमने इसके अंदर इस कील को इस तरीके से बांध के लटका दिया और ढक्कन जो है उसका टाइटली लगा दिया। एंड टाइटन द कैप और स्टॉपर। यहां तक सभी को समझ आया? अब ये सिलिका जेल हमने क्यों लिया? सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई। बेटा, सिलिका जेल क्या करेगा? हवा को ड्राई कर देगा। इट इज द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन स्मॉल पाउचेस इन सम मेडिसिन बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, शू बॉक्सेस एक्सेट्रा टू कीप देम ड्राई। आपको पता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें पानी लग जाता है ना, तो वो क्या होने लग जाती है, वहां पे फंगी वगैरह है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अब या सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो, जब हमारे घर में नए शूज आते हैं तो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का पाउच होता है ना, या मेडिसिन जो आती है, टैबलेट्स वगैरह आती है, उनके अंदर एक व्हाइट पाउच होता है। या जब कभी अगर आप लोग नई वाटर बॉटल लोगे ना अच्छी क्वालिटी की, उसके अंदर भी आपको इस व्हाइट कलर का स्मॉल पाउच मिलता है। वो क्या होता है बेटा? वो होता है सिलिका जेल का पाउच। उसमें क्यों यूज किया जाता है? ताकि उसके अंदर आपके जो भी पर्टिकुलर आइटम है उसके ऊपर उसके अंदर नमी ना बने और जिसकी वजह से वो खराब ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यही किया ना, हमें तो खाली एयर चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, तो हम सिलिका जेल डाल देंगे जिसकी वजह से हमारी जो एयर होगी इस बॉटल के अंदर वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, प्लेस 1 आयरन नेल इन ग्लास बॉटल B। अब सेकंड वाले बॉटल के अंदर आपको एक आयरन नेल डाल देनी है। Pour freshly boiled and cooled water to remove dissolved gases into it until the iron nail is completely dipped in it। बेटा, आपको पानी गर्म करना है, उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। पानी उबाल लीजिए, उसके बाद उसको ठंडा करके अब इसके ऊपर इस तरीके से पानी डाल दीजिए। ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी आयरन नेल है वो कंप्लीटली डिप होनी चाहिए पानी के अंदर। Now pour some oil to form a layer over the surface of the water। The layer of oil on the surface of water prevents the air from dissolving in water। Cap the glass bottle tightly। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तो एयर को पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होने देगा ऑयल। और ढक्कन को आपको टाइटली बंद करके इसको भी एक साइड रख देना है।
प्लेस वन आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल सी, वापस से एक आयरन नेल अब आपको सी वाली बॉटल में डालनी है, एंड पोर सम वाटर सो दैट आयरन नेल इज पार्शियली डिप। अब इसमें पानी जो आपको डालना है उसमें ये ध्यान रखना है कि आपकी कील जो है वो आधी ही डिप हो। कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉपर, और इसका ढक्कन भी आपको नहीं लगाना है। दिस अलाउ द आयरन नेल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर एज शोन इन फिगर 4.4c। जैसा आप लोग देख रहे हो, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले वाले में तो हमें सिर्फ एयर चाहिए थी, सेकंड वाले में हमें सिर्फ पानी चाहिए था, थर्ड वाले में हमें एयर और पानी दोनों चाहिए था। तो हमने यहाँ तक परफॉर्म कर दिया एक्सपेरिमेंट। अब प्लेस ऑल द ग्लास बॉटल अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस फॉर 8 to 10 डेज। अब आपको इनको एक तरफ आराम से रख देना है, इनको छेड़ना नहीं है, रूम टेम्परेचर पे, और 8 से 10 दिन तक आपको इसके अंदर के चेंजेस ऑब्जर्व करने, एंड देन रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। उसके बाद आपको एक टेबल दी है, उसमें आपको ऑब्जर्वेशंस अपनी डालनी है। अच्छा, अब हमने तो अभी कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, तो हम लोगों को तो पता नहीं है कि क्या क्या इसके अंदर होगा, है ना। लेकिन बेटा जो बुक है ना, वो आपकी फर्दर आगे की इंफॉर्मेशन भी देती है। तो पहले हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम वापस आके इस टेबल को फिल करेंगे। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष मिला? It is observed in glass bottle A and B that the iron nails do not show any brown deposit. ध्यान रखना कि A और B वाली में कोई ब्राउन डिपॉजिट शो नहीं हुई। What does this observation indicate? इसका मतलब क्या था? A वाले में तो खाली एयर था, यानी एयर के साथ भी नहीं होगा, और B वाले में खाली वाटर था, यानी कि खाली वाटर भी डिपॉजिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। This indicates that brown deposit or discoloration on the iron nail do not develop when the iron nail is kept in dry air alone or water bottle alone। ठीक है बेटा, यानी अगर आप लोहे के आइटम को खाली हवा में रख दोगे तो भी आपकी जंग नहीं लगेगी, और अगर आप आयरन के नेल को या आयरन के किसी भी आइटम को पानी में डाल दोगे तो भी जंग नहीं लगेगी। However, in glass bottle C, जबकि ग्लास बॉटल सी के अंदर द आयरन नेल शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट, सी वाली के अंदर हमें ब्राउन डिपॉजिट दिखाई दिया। This indicates that the presence of both water and air is essential for this deposit to develop। इससे हमें समझ आया कि दोनों पानी और एयर जरूरी है ब्राउन डिपॉजिट को डेवलप होने के लिए। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए वापस से टेबल पर आते हैं। चलिए अब मेरे से पहले फटाफट से इसको फिल कर दीजिए। पहले वाले में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ वाटर पहले वाले में नहीं थी, सेकंड वाले में थी, और थर्ड वाले में भी थी। पहले वाले में प्रेजेंस ऑफ एयर थी, यस। बी बॉटल में एयर की प्रेजेंस थी, नहीं, हमने ऑयल डालकर उसको कट ऑफ कर दिया था। और सी वाले में दोनों थी, है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या बोलेंगे बेटा आप लोग? नो ब्राउन डिपॉजिट। सेकंड वाले में भी नो ब्राउन डिपॉजिट, फॉर्म्ड भी लिख दो, ठीक है। एंड लास्ट वाले में आप बोलेंगे ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म। इज इट ओके बच्चे? बढ़े आगे। Thus, moisture is responsible for the development of brown deposits on object made of iron। तो अब हमें समझ आ गया कि अगर हमारी हवा में नमी प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब जो है आपके लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की डिपॉजिट आएगी। This brown deposit is called rust। क्या होती है बेटा ये ब्राउन डिपॉजिट? इसको बोलते हैं रस्ट, यानी कि जंग। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। देख सकते हो पिक्चर के अंदर, आप लोग जब पहले कोई जंजीर या चेन लेकर आते हो तो कितनी अच्छी शाइनिंग वाली होती है, लेकिन मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगी इसके ऊपर क्या फॉर्म हो जाएगा? रस्ट। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर की डिपॉजिट है। आगे बढ़े। Many other metals also exhibit discoloration when kept open in the atmosphere। बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहा ये सब चीजें शो करता है, और भी कई सारी धातुएं ऐसी हैं जब उनको खुले में रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, उनके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे have you noticed the formation of a green coating on the surface of copper objects? आपने देखा है तांबे के ऑब्जेक्ट्स को, अगर आप लोगों ने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, अगर आपके घरों में डेली यूजेस में आ रहे हो तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, और वहीं कहीं सिल्वर के ऊपर किस तरीके की कोटिंग आ जाती है? ब्लैक कलर की कोटिंग। अब जिसने नहीं देखा है उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे फिगर लेकर आई हूँ, ये देखिए ध्यान से इधर, ये देखो सिल्वर। पहले स्पून कितनी सुंदर है, शाइनिंग है बिल्कुल, लेकिन यूज कर रहे हो आप पानी और इसके, या आप ऐसे सिंपल भाषा में बोलो कि मॉइस्ट एयर की कांटेक्ट में आई तो क्या हो गई? देखो ब्लैक कोटिंग हो गई, है ना। इस तरीके से आप राइट साइड में देखोगे, ये क्या है? आपकी कॉपर की बॉटल है, बहुत अच्छी सुंदर होती है, शाइनिंग ब्राउन कलर की,
लेकिन जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो ये है क्या? Gradual deterioration of metal surfaces caused by air, water and other substances is known as corrosion। तो बेटा पानी से, हवा से या किसी और पदार्थ के कारण जब आपके धातुओं की सतह पर यानी मेटल की सरफेसेस पर क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे उनको खराब होने लग जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं corrosion, यानी कि संक्षारण। Do you know that rusting of iron is a serious problem in our country? क्या आप जानते हो कि हमारी कंट्री में जंग लगना जो है एक गंभीर प्रॉब्लम है। Every year, हर साल an enormous amount of money is spent to replace or repair iron structure damaged due to rusting। बेटा हर साल भारी मात्रा में जो है पैसे का यूज किया जाता है, या आप बोल सकते हो कि पैसा खर्च किया जाता है इनको रिप्लेस करने में या फिर रिपेयर करने में, जो जो आपके आयरन के स्ट्रक्चर खराब हो गए होते हैं रस्टिंग की वजह से। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम क्या हम इस रस्टिंग को रोक नहीं सकते? क्या ऐसे कोई तरीके नहीं है? बिल्कुल है। तो हम रस्टिंग को कई तरीके के मेथड से रोक सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करने से, ऑयलिंग कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, या फिर एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। अब क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? बेटा आपका जो लोहा होता है ना उसके ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिंक मेटल की एक लेयर उसके ऊपर अप्लाई कर दी जाती है, जिसकी वजह से एयर का कांटेक्ट टूट जाता है और उसके ऊपर रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। We will learn about this in higher grades। और हम इसके बारे में अभी आगे जो हमारे आने वाली क्लासेस है ना उसमें हम लोग अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। फैसिनेटिंग फैक्ट देख लेते हैं फटाफट से। रोचक तथ्य क्या है हमारा? द वंडर ऑफ एन एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, प्राचीन भारत का अद्भुत धातु विज्ञान क्या है? द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वाज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड मोर देन 1600 years ago। बच्चे 1600 साल पहले दिल्ली के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में क्या हुआ था? जो आयरन पिलर था इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इट इज अबाउट 8 मीटर हाई एंड वे मोर देन 6000 किलोग्राम। और ये कितना है? ये लगभग 6000 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी और 8 मीटर ऊंचा है। What is interesting about this iron pillar that despite all these years of facing winds, rainfall and intense weather, it has barely any rust। बहुत इंटरेस्टिंग बात इस पिलर के बारे में क्या है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद, तेज हवा, आंधी, तूफान, बारिश, है ना, इतनी सारी वेदर की समस्या आने के बावजूद भी इसके ऊपर किसी प्रकार की जंग नहीं लगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट हैज बीन मेड इन अ वे दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग, यानी इसको इस तरीके से बनाया गया है, इस तकनीक का इसके अंदर प्रयोग किया गया है कि ये क्या है? ये आपका बेटा जंग प्रतिरोधी है। This tells us about the skills that were developed in metal technology in India। ये हमें क्या बताता है? ये हमें भारत के अंदर मेटल टेक्नोलॉजी की जो स्किल्स है ना वो कितने अच्छे से डेवलप्ड हो गई है इसके बारे में बताता है या दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। 4.3 इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। अब हम लोग देखेंगे कि लोहे का तो हम लोगों ने देख लिया कि बाकी के जो धातु है उसके ऊपर हवा और पानी का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। चलिए, द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। बेटा ये वाली जो एक्टिविटी है ना ये आपकी जो टीचर कराएंगे, ठीक है। आपको बस ध्यान से सावधानी से उनको देखना है, और सावधानी इसमें क्या लेनी है कि आपको प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस पहनने और साथ ही साथ आपको दूरी बनाकर रखनी है। जो भी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे आपको दूर से देखना करेंगे। क्या मैम आपकी? सबसे पहले वो एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होगा, और फिर उसको सैंड पेपर की मदद से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ कैंडल। बेटा देखो ये है स्पिरिट लैम्प, इसको बोलते हैं स्पिरिट लैम्प। या तो वो इसकी हेल्प लेंगे या फिर कैंडल भी ले सकती है। ये है आपका वॉच ग्लास, और ये तो आप लोगों को पता ही है टोंग्स है जिसकी मदद से पकड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऐसे पकड़ा होगा और यहाँ से उसको जलाना शुरू किया इस तरीके से। लेट द मैग्नीशियम रिबन्स बर्न। अब इसको जलने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। बेटा आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जब ये मैग्नीशियम रिबन जलेगा ना तो एकदम व्हाइट कलर की फ्लेम निकलेगी, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये छोड़ेगा आप लोगों की, आप ऐसे बोल सकते हो जैसे आपने कागज जला के देखते हो ना तो ब्लैक कलर का आपको ऐश मिलता है ना, राख मिलती है। इसके अंदर क्या मिलेगा? व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास। अब उस पाउडर को वॉच ग्लास पे इकट्ठा कर लेना है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो पाउडर हमें मिला है ना मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद,
ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। कैसे फॉर्म हुआ भाई? मैग्नीशियम था, ठीक है, और ऑक्सीजन था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्या किया? इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या मिला? आप लोगों को मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी मैं सिर्फ नॉर्मली समझा रही हूँ आप लोगों को, अच्छे से आप लोग आगे समझेंगे अभी। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वार्म वाटर टू दिस व्हाइट पाउडर, स्टिर इट वेल एंड चेक इट्स नेचर। अब हमें क्या करना है? अब हम लोगों को थोड़े से वार्म वाटर, गुनगुने पानी की कुछ बूंद उस व्हाइट पाउडर में डाल देनी है, अच्छे से उसको मिक्स करना है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम इसका नेचर चेक करेंगे। अब नेचर से आप लोगों को याद आ जाना चाहिए फटाफट से एसिड, बेस और न्यूट्रल वाला चैप्टर, है ना? वहां पे हम लोगों ने क्या किया था? हमने कई सारे सोल्यूशन बनाए थे और फिर हम लोग देख रहे थे कि कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग ले रहे थे, कोई सोल्यूशन हम लोग ले रहे थे, वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है ना? तो अब हम लोग इससे भी नेचर चेक करेंगे। Recall the chapter exploring substances, acid, base, and neutral. Find out whether the solution of magnesium oxide is acidic or basic or neutral in nature. You can use any acid-base indicator. बेटा अब आपको सिंपली इसका नेचर चेक करना है। आप कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर ले सकते हो। हमने कई सारे एसिड बेस इंडिकेटर पढ़े थे, हाइड्रेंजिया, ठीक है, चाइना रोज, टर्मरिक, लिटमस पेपर, रेड रोज, है ना? तो हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी ना। What effect does this solution have on blue or red litmus paper? अब अगर हम लोग इसको लिटमस पेपर के बेसिस पर देखते हैं तो आपको बताना है कि क्या आपको इफेक्ट नजर आएंगे। You would observe that it changes the color of red litmus paper to blue. बेटा देखो फटाफट से यहाँ पे फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ब्लू वाला लिटमस पेपर तो ब्लू ही है, लेकिन रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है बेसिक नेचर। समझ आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ब्लू रेड हो जाता है तो रेड क्या दर्शाता है? डेंजर, और डेंजर कौन होते हैं? एसिड। इज इट ओके? हैंस इट इज बेसिक इन नेचर। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। हम लोग एक चीज यहाँ से पकड़ लेंगे कि जो ज्यादातर जो मेटल्स की ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। बेटा हम लोग और भी ज्यादा मैग्नीशियम रिबन के बारे में जानेंगे, किसमें? हमारा जो चैप्टर आएगा ना चेंजेस अराउंड अस, उसमें हम लोग मैग्नीशियम रिबन के बारे में और अच्छे से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। Do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water? बेटा आपको याद आ रहा होगा, जैसे मैंने सोडियम बोला, आपको याद आ जाना चाहिए कि एक ऐसा सॉफ्ट मेटल जिसको आप नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो, है ना? अब एक और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसको हम लोग केरोसिन के अंदर डाल के स्टोर करते हैं, क्योंकि बेटा ये फटाफट से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? A lot of heat is generated in the reaction, जिसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है और ये जलने लग जाता है, यानी कि ये आग पकड़ लेता है। Storing sodium in kerosene prevent its exposure to moisture and air. Can you predict the nature of its oxide? देखो क्या होता है कि जब आप इसको केरोसिन के अंदर रखते हो ना बेटा, ये देखो, ये जैसे आपका ये सोडियम का टुकड़ा है, ठीक है, और मैं इसको केरोसिन के अंदर रख, तो क्या होता है बेटा? हमें क्या करना है? हमें पानी और हवा का कांटेक्ट तोड़ना है ना। तो अभी आपको पता है ऑयल में हम लोग जब डिप कर देते हैं तो हवा का कांटेक्ट टूट जाता है, जिसकी वजह से ये फायर कैच नहीं करता। ठीक है, अब आप प्रेडिक्ट करके बताओ इसका नेचर क्या होगा इसके ऑक्साइड का। बहुत इजी है। लेट अस नाउ डिस्कस सम सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बिहेव लाइक मेटल्स। चलिए अब कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में बात करते हैं जो मेटल की तरह बिहेव नहीं करते। 4.4 Substances that behave differently from metals in air and water. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की जो हवा और पानी में आने के बाद धातु की तरह रिएक्ट नहीं करते, उनसे कुछ अलग रिएक्ट करते हैं। एक एक्टिविटी है हमारे पास, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको भी समझने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट भी बेटा आपका टीचर कराएंगे, ठीक है, और आपको सावधानी यही रखनी है कि यानी कि कुछ बर्निंग वाला ही होगा इसके अंदर भी। तो एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ फ्यूम होड और वेल वेंटिलेटेड एरिया। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूसेस गैसेस व्हिच कैन बी हार्मफुल इफ इनहेल्ड। बच्चे इसके अंदर हम लोग सल्फर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम लोग सल्फर को जलाएंगे ना तो उसके अंदर से बहुत तेजी से धुआं निकलता है। अगर आप उसको इनहेल करते हो तो वो धुआं हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? इसको अच्छे खुले एरिया में करना है। क्या करना है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ deflagrating spoon. It is a long handled metal spoon used in experiments
to safely heat and burn substances. बेटा देखो, जब आप लोग लैब के अंदर जाएंगे ना तो आपको मैम दिखाएंगी, इसको बोलते हैं डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। क्या आती है, इसके ना बहुत बड़ा सा हैंडल होता है। क्यों? जब आप इसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस रख के जलाओगे या कोई सब्सटेंस गर्म है तो आपके हाथ के कांटेक्ट से वो बहुत दूर होता है, तो आपका हाथ जो है वो जलता नहीं है, ठीक है, गर्म नहीं होता, सेफ रहता है। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें सबसे पहले पाउडर सल्फर डाल देना है। इफ अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यू मे टेक अ मेटलिक कैप ऑफ एनी बॉटल, wrap a metallic wire around it and give it shape as shown in figure 4.7b। अगर किसी लैब के अंदर डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अदर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, हम किसी बॉटल का मेटल वाला कैप ले सकते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से वायर को लपेट कर और उसको इस तरीके से हैंडल बना सकते हैं। ठीक है, देखो सिमिलर लग रही है ना दोनों। अब क्या करना है, हीट इट ऑन अ फ्लेम, अब इसको जलाना है, and as soon as the sulfur start burning, introduce the deflagrating spoon into a gas jar or glass tumbler। बेटा जैसे ही आपका जो सल्फर है वो जलना स्टार्ट होगा, तुरंत ही इसको क्या कर देना है, इसको तुरंत ही किसी कांच के जार में या कांच के बॉटल के अंदर डाल देना है और उसको कवर कर देना है, इससे विद अ लिड, ढक्कन से, टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। क्यों? हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसमें से गैस निकलेगी, जो उसमें से धुआं जैसा निकलेगा, वो हमें स्टोर करना है बॉटल के अंदर, वो नहीं उड़ना चाहिए। इसके बाद रिमूव द लिड आफ्टर 3 to 4 मिनट एंड टेक आउट द डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। 3 से 4 मिनट के लिए आपको ढक्कन लगा रहने देना है, ठीक है, उसके बाद आपको ढक्कन हटाना है और फिर उसमें से आपको चम्मच को बाहर निकाल देना है। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार, क्विकली प्लेस द लिड बैक एंड शेक इट सो दैट द गैस डिसॉल्व। थोड़ी सी अमाउंट में आपको उसके अंदर पानी डाल देना है, तेजी से उसके ऊपर, जल्दी से उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको अच्छे से शेक करना है, अच्छे से हिलाना है। क्यों? जिससे कि वो जो गैस उसके अंदर फॉर्म हुई थी वो पानी के अंदर, पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। अगेन रिकॉल द चैप्टर, वापस से याद कीजिए चैप्टर जो हम लोगों ने एसिड बेस न्यूट्रल पढ़ा था, उसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से अब हम लोग वापस से इस वाटर का नेचर चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो बताइए आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये भी आपकी मैम आपको एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगी, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। बेटा देखो, अब जैसे इसके ऊपर लिटमस पेपर लगा रहे हो ना तो ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में चेंज हो जा रहा है और रेड इंडिकेट करेगा आपका एसिडिक, ठीक है, तो समझ आया कैसा होगा ये एसिड नेचर का। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑन डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको अलग कलर से हाईलाइट किया क्योंकि आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है बेटा कि जब आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो सबसे पहले क्या बनी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी के साथ मिक्स किया तब बेटा आपकी सल्फरस एसिड बना। इज इट ओके? डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू? क्या लगता है आपको कि जो सल्फर है ये पानी के अंदर वैसे ही बिहेव करेगा जैसे मेटल्स करते हैं? लेट अस एक्सप्लोर, चलिए इसके बारे में भी एक्सप्लोर करते हैं। टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर, आपको वापस से कुछ सल्फर पाउडर ले लेना है और उसके अंदर कुछ अमाउंट आपको वाटर की डाल देनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या मिलेगा? यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। बेटा आप लोग देखोगे कि जब आप डायरेक्टली सल्फर को पानी के साथ मिक्स कर रहे हो ना तो आपको कोई रिएक्शन होते हुए नहीं मिलेगी। सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड फास्फोरस बिहेव डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर देन मेटल्स। बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, ये हवा और पानी के साथ बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है, मेटल्स के रिगार्डिंग, मतलब जैसे मेटल करते हैं ना वैसे नहीं करते, ये उससे बिल्कुल अलग रिएक्ट करते हैं। Phosphorus is stored in water as it catches fire when exposed to atmospheric air। जिस तरीके से हम लोग सोडियम को केरोसिन के अंदर डिप करके रख रहे थे ना ताकि वो फायर कैच ना कर ले, इसी तरीके से बेटा हम लोग फास्फोरस को भी क्या करते हैं, फास्फोरस को भी हम लोग पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं जिसकी वजह से वो फायर कैच ना कर ले, ठीक है, जले ना। These substances are usually soft and dull in appearance। ये कैसे दिखते हैं? ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और शाइनिंग नहीं होंगे, डल होंगे दिखने में। They are neither malleable nor ductile as they are not sonorous। बेटा ना ही तो इसके अंदर मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टीज होगी, ना ही ये डक्टिलिटी शो करेंगे और साथ ही साथ ना ही ये सोनोरस होंगे, यानी कि आप इनको पीट के चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते हो, आप इनसे तार नहीं बना सकते हो और गिरने पर ये
आवाज भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वही तेज आवाज जैसी मेटल्स करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनको क्या बोला जाएगा? जैसे उनको गुड कंडक्टर्स बोलते थे, इनको बोला जाएगा बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स, यानी कि अधातु, और इनके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं मेटल और नॉन मेटल के, तो मुझे लगता है कि अब 4 से 5 डिफरेंसेस अब आप लोग खुद से लिख दोगे, है ना बच्चे? Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. These must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber and paper. बेटा कुछ नॉन मेटल्स ना ऐसे भी हैं, जैसे आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, ठीक है? तो आपको ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि मैम प्लास्टिक, आपने बताया था कि प्लास्टिक के अंदर हम लोग जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम बोलेंगे कि वो आपके नॉन मेटल्स है ना? तो आपको ऐसे पेपर को हम नॉन मेटल्स बोलेंगे, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। These materials are not classified as metal or non-metals because they are not elements. देखो हम ना एलिमेंट्स जो होते हैं ना उन्हीं को ही हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन मेटल्स है कौन नॉन मेटल्स है, ठीक है? इन मटेरियल्स के बीच में हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स के अंदर नहीं आते। कौन? प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर, ठीक है? डाइव डिपर। चलिए 11 चिंतन देख लेते हैं। Metals and non-metals are subcategories of substances called element. An element is a substance that cannot be broken down into simpler substances. बेटा एलिमेंट क्या होते हैं? तत्व, है ना? वो तत्व जिनको आप फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, ठीक है? जो जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हाँ इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। किस किस में? हम बोल सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। इन एलिमेंट्स की कुछ सब कैटेगरीज है ना? यानी जैसे एलिमेंट्स, तो इसमें आप बोल सकते हो कि मैम इसमें आएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। इज इट ओके? प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन। अब आज वर्तमान में हमारे पास कितने तत्व है बेटा? हमारे पास 118 एलिमेंट्स है जिनको हम जानते हैं। These elements are the basic building block of all matter. अब ये एलिमेंट्स होते क्या है? जितने भी मैटर्स हमारे आसपास प्रेजेंट है ना, उनकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो है आपके एलिमेंट, ठीक है? सरल भाषा में बोलूं तो ये जो तत्व है ना, ये सभी पदार्थों की मूल निर्माण की इकाई है। सम आर नेचुरली ऑकरिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप ही प्राकृतिक तौर पर हमें मिल जाते हैं, ठीक है, या उत्पन्न हो जाते हैं, while others are artificially made in the laboratory and do not exist in nature. और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनको लैब के अंदर बनाया गया जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते ही नहीं। You will study more about elements in higher grades. आप लोग बेटा आगे जब अपनी अगली क्लासेस में आएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं 4.5 are non-metals essential in our daily life. क्या ये जो नॉन मेटल्स हैं ये हमारे डेली लाइफ के लिए जरूरी है? You often observe many metals in your day-to-day lives because of their distinct property, such as their lustrous nature. बेटा आपने कई तरीके के मेटल जो है ना अपने डे लाइफ में आप लोग डे टू डे देखते रहते हो। हर किसी मेटल की ना एक अलग प्रॉपर्टी है ना? जैसे आपने देखा कि कुछ जो है वो चमकदार होते हैं, कुछ की जो हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो अच्छी होती है, कुछ के अंदर हाई स्ट्रेंथ होती है। However, this should not give an impression in your mind that non-metals are not important in our lives. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी लाइफ में मेटल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, हर चीज में अच्छे दिख रहे हैं, लस्ट्रस है, तो नॉन मेटल जो है हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ये आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है? We breathe in oxygen. हम क्या करते हैं? तो कि श्वसन में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, है ना? Which is a non-metal, जो कि मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। And without it we would not be able to survive. और आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। Can you think of any other uses of oxygen? क्या आप कोई और यूजेस बता सकते हो मुझे ऑक्सीजन के? कार्बन, it is essential in our daily life because it is the building block of all life form. बेटा आपने पढ़ा होगा ना कार्बन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के दैनिक जीवन के लिए। जितने भी जो जीव है ना, उनके जो निर्माण इकाई है वो क्या है? वो कार्बन ही तो है। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। आपने देखा है हम लोग जो ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब लेते हैं, इसका की कंपोनेंट कौन है? इसका प्रमुख घटक कौन है? कार्बन। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा नाइट्रोजन कहाँ होता है यूज? फर्टिलाइजर्स में, केमिकल्स में आपका नाइट्रोजन का यूज किया जाता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? क्लोरीन के बारे में सब जानते होंगे,
ये क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही बेटा आयोडीन का सोल्यूशन, ये भी तो एक नॉन मेटल है। जब आपने चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक के तौर पर हम लोगों के लिए सबसे पहले क्या लगाया जाता है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ मेटल ही आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल भी हमारी लाइफ में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड सोसाइटी की, यानी कि विज्ञान और समाज। Do you know that many metals and their alloys, mixture of two or more metals or a metal or a non-metal are important for daily use as utensils and tools. अब यहाँ पे सबसे पहले alloys क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखो, ये जो alloys है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु से ही समझ आ रहा होगा, यानी किसी चीज का मिश्रण है। तो ये दो केसेस का हो सकता है। आप बोल सकते हो कि दो या उससे ज्यादा, ठीक है, दो या उससे ज्यादा मेटल्स को आप यूज करके बना सकते हो, कि आपने कोई मेटल ये दोनों को मिक्स किया और फिर आपने एक एलॉय बना दिया। या फिर आप बोल सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल इन दोनों को मिक्स करके भी आप एलॉयस बना सकते हो। इज इट ओके बच्चे? तो क्या कह रहा है कि आप जानते हो कई तरीके के मेटल्स हैं, कई तरीके के धातु हैं और उनके मिश्रण है, मिश्र धातु हैं, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। किस किस तौर पे? बर्तनों के तौर पे, टूल्स के तौर पे, औजारों के तौर पे, ठीक है। These are also important for modern technologies and essential in almost every industries. आपको पता है कि जो आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ना, जो हर इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ये आपके जो टूल्स वगैरह है या जो अलॉयज है, इनका महत्वपूर्ण आप बोल सकते हो कि एक भूमिका है। ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं सब चीजों के लिए। Some special metals are also used in atomic energy. कुछ विशेष धातु का यूज हम लोग एटॉमिक एनर्जी के अंदर करते हैं, जैसे कि आपका जिरकोनियम आपने सुना होगा। एरोस्पेस के अंदर हम लोग टाइटेनियम का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन इंडिया, भारत में कई तरीके की जो धातु होती है, जैसे कि आपका आयरन और एल्यूमिनियम, इनको रिसाइकल किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है एनवायरमेंट के अंदर वेस्ट कम हो। वेस्ट कम होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो एनवायरमेंट है वो ठीक रहेगा। तो इसके अंदर ये एक अपना योगदान दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो होते हैं खत्म। अब इन अ नटशेल देख लेते हैं, जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़कर आए हैं। हमने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जिनको अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से कैटेगराइज किया गया है। हमने पढ़ा कि मेटल जो है चमकदार होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है आपके वो चमकदार नहीं होते। मेटल्स जो है आपके मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर इस तरीके की प्रॉपर्टीज नहीं होती। मेटल आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेटा मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। और वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक इन नेचर। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाएंगे आपका ऑक्साइड्स, जो कि एसिडिक नेचर के होंगे। इज इट ओके? फिर हमने क्या देखा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि किस तरीके से जब हम लोग मेटल्स के ऑब्जेक्ट को मॉइस्ट हवा में रखते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। जैसे कोरोजन हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था, है ना, रस्टिंग आप लोगों ने देखा था। एंड लास्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव वाइड एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। और आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ मेटल ही नहीं, नॉन मेटल भी हमारी जो डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैसा लगा आप सभी को ये चैप्टर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मजा आया कि नहीं आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए? तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।